एम, ओके सर, हाफ एम सिग्मा वी आई स्क्वायर, क्या सिग्मा वी स्क्वायर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर एम एस इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर, हाफ एम, एम छोटा एम एक पार्टिकल का मास, छोटा एम एक पार्टिकल का मास। और हाँ सर, छोटा एम एक पार्टिकल का मास। और हाँ सर, m इंटू बड़ा n, क्या बड़ा n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो छोटा m इंटू बड़ा n, क्या बड़ा m यानी कि टोटल मास। ये बातें पहले कर चुका हूं, v स्क्वायर आर एम एस। और हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ m टोटल इंटू v स्क्वायर आर एम एस। ऐसे याद रखो कि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हो हाफ बड़ा एम इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। अरे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का ही तो मीन लिया था। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो। अब क्या करूं, अब क्या करूं, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है सर। अब वी स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू यहां से लिखो, क्या लिख सकते हैं 3p बाई रो। अच्छा, वी स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू रख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखो भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास m इंटू वी स्क्वायर आर एम एस को लिखो 3p बाई रो। अरे सही है क्या? अरे हाँ सर। अच्छा, रो क्या होता है? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी सही बात सर, तो ऐसा रख दो m3mp बाई 2 रो, रो को लिखो m बाई वी ने v को मार दिया और काइनेटिक एनर्जी आई 3/2 पीवी, 3/2 पीवी। और हाँ सर, अरे पर पीवी बराबर तो एनआरटी होता है, तो क्या इस मोनो एटॉमिक गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो 3/2 एनआरटी। और हाँ सर, प्रेशर प्रूव करते करते काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो ही गैस की इंटरनल एनर्जी होगी। बाद में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिस आइडियल गैस की बात आप कर रहे हो उस आइडियल गैस में हमने माना था कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है। तो सोच के देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 बिकॉज नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अरे हाँ सर, यानी कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही बाद में क्या 3/2 एनआरटी या 3/2 पीवी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस बाद में बात करेंगे, परेशान मत हो। तो सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल है, क्या उसके लिए ये काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बन जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, उसे बाद में यू से जानेंगे। क्या वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस कहलाती है, पर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आइडियल गैस मान रहे हैं, और आइडियल गैस अगर मान रहे हैं तो भाई साहब कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, और कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रूव कर ली 3/2 पीवी। क्या उसे 3/2 एनआरटी लिख सकते हैं? हाँ, अच्छा हमने याद करो डायरेक्ट बोला था शुरुआत में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसके पार्टिकल में एनर्जी ज्यादा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा। और हाँ सर, अब वो टेम्परेचर में जब बोला था कि टेम्परेचर मापदंड है काइनेटिक एनर्जी का, वो यहां से सोचकर बोला था, उसकी बात का वेरिफिकेशन आज करा है। मुझे लगा ही नहीं है तुम्हें इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई, तुम कंफ्यूज हो गए हो, पर भैया ये सब याद होनी चाहिए। हाँ, बढ़िया फील कर करके समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और हाँ सर, सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। चलो तो ये हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजा आ गया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, वाह 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 वाह। देखो रे भाई, वाह रे भाई,
आ गया तो 3/2 P इक्वल टू 3/2 NRT। प्रूफ समझ में आया क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो प्रेशर बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर आरएमएस लाए थे उसे काइनेटिक एनर्जी प्रूव कर ली। बाद में पहले ही बता दिया आपको काइनेटिक एनर्जी इंटर एनर्जी कहलाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। अभी ज्यादा नहीं कर रहे हो उसको, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा उसको। अच्छा, और हाँ, और केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा ये। अरे पढ़ा था क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात समझ भी आ रही है, अच्छी भी लग रही है, जोरदार भी लग रही है। अरे क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? अरे पक्का? हाँ सर बढ़ जाए, कौन सी समस्या। हाँ सर। अब वीआरएमएस पीछे से देखो, क्या अपन ने अभी रिलेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का, बिल्कुल सही। क्या ये वीआरएमएस का रिलेशन बेसिकली अगर अपन देखें तो क्या वीआरएमएस का रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? √3p/ρ। वीआरएमएस बहुत पूछा जाता है। अच्छा, हम एक बात जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, हम एक और बात जानते हैं, ρRT/m0। ये रिलेशन यहीं से लाए थे ना अपन, एन को लिखा था m/v रो RT/m0। m0 इज द मॉलिक्यूलर वेट। यस और नो? हाँ सर। ओ हो, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं p/ρ इक्वल टू RT/m0? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो क्या वीआरएमएस का रिलेशन क्या अपन एक टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3RT/m0? ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत फॉर्मूले इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल्स? इज √3RT/m0। R is our universal gas constant 8.3, T is in Kelvin, m0 is a molecular weight जिसको किस में रखेंगे, kg पर मोल में, T होगा केल्विन में, R की वैल्यू होगी 8.3, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। गड़बड़ नहीं करनी है, फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए। बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं, एक आध अभी कराऊंगा, अभी खूब आते हैं। हीलियम का टेम्परेचर 300 केल्विन, आर्गन का टेम्परेचर 500 केल्विन, बताओ उनका क्या आरएमएस रफ्तार का रेशो होगा? मैं ये सवाल करा नहीं रहा हूं, पर मैं ये मान रहा हूं कि आप ये सवाल कर सकते हो। अरे यस और नो और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या सवाल? मैं बोलूं हीलियम का क्या, हीलियम का 300 केल्विन पे क्या आरएमएस वेलोसिटी होगी, क्या निकाल सकते हो? क्या आर्गन की कितनी होगी 500 केल्विन पे, निकाल सकते हो? अरे हाँ सर, हाँ सर, निकाल लो, उनका रेशो पूछ लिया या उनकी वेलोसिटी पूछ लो, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर की टर्म्स में। अरे किसकी टर्म्स में? टेम्परेचर की टर्म्स में। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की जरूरत है। अरे कुछ तो दिमाग चलाओ मेरे लाल, मेरे पीले। शादी के बाद नहीं चलेगा वो एक अलग बात है, शादी के पहले तो चलना चाहिए। सर आपका तो शादी के बाद भी चल रहा है, सोचो शादी के बाद भी इतना चल रहा है, अगर नहीं करता तो कितना चलता। अरे यस और नो, और बीवी कहती है कि आप जो भी हो वो मेरी वजह से ही हो, चिंता मत करो। और बीवी ये भी जरूर तुम्हें बोलेगी, क्या बोलेगी, कि वो तो मैं ही हूं जो तुम्हें झेल रही हूं, कोई और होती तो कब की भाग जाती। ये डायलॉग कॉमन है, इसको सुनकर बिल्कुल दुखी ना हो। ऐसा आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी हुआ है, आपके सब पहले वालों के साथ भी हुआ है, इसलिए इसको सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। ओके, भावुक हो गया मास्टर शादी का नाम लेकर। फॉर्मूला आया वीआरएमएस इक्वल टू √3RT/m0। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? लो भाई, m0 इन kg पर मोल मैंने बताया, T केल्विन, R 8.3 और VRMS आएगा मीटर पर सेकंड में। ओके, फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस पार्टिकल। मैंने पूछा जो ही आ गया, बताओ अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालो, उससे आइडिया बनेगा तुमको। 300 केल्विन क्या लगभग रूम टेम्परेचर, सोच के देखो सर, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर का होता है। हाँ भाई, 300 केल्विन का मतलब कितना हुआ, -273 डिग्री, यानी 27 डिग्री के आसपास। 27 डिग्री का लगभग रूम टेम्परेचर है। हाँ, हीलियम गैस ओके, अपने बलून वलून में भरते हैं। अरे हाँ, बताओ उसके हीलियम गैस के बलून होते हैं जो उड़ जाते हैं। अरे हाँ सर, सोच अगर वो रूम टेम्परेचर पर है गैस, तो उसके पार्टिकल्स के अंदर की रफ्तार आरएमएस रफ्तार क्या होगी? फॉर्मूला लगा लेते हैं, √3, R की वैल्यू 8.3,
RT 300 करीब करीब और बाई m नॉट। हीलियम 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम की जगह kg, तो 10⁻³ बोलो यस और नो। और हाँ सर, ध्यान से देख, तो लगभग लगभग इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखो, देखो 9 × 8.3/4 और ये हो गया इंटू 10⁵। तो इसको एक काम करो, इसको 83 कर लो। अरे हाँ सर, इसको 83 कर लो और इसको कितना कर लो, ये हो जाएगा आपका, सही करो ना सब कुछ, हाँ ये हो जाएगा अपना 100 नहीं 10⁴, तो 100 बाहर आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लगभग लगभग कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं अंदाजन। देखो 9 3 जा, ये तो 100 तो बाहर आ गया। हाँ सर 100 तो बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया, अंदाजन कैलकुलेशन कर रहे हैं। 9 3 जा 27, बिल्कुल सही। 8 9 जा 72, तो 74, 747/4। हाँ सही सा लग रहा है बिल्कुल। अरे हाँ ना तो बोलो, बिल्कुल सही। तो 4 1 जा 4, इधर बचा 34, तो सही कर रहा हूँ ना मैं? अरे सही तो कर रहा हूँ, हाँ सही कर रहा ना। 9 3 जा 27, बिल्कुल सही 27। 8 9 जा 72, 27, तो 74 सही तो है। अरे हाँ ना बोलो भाई, सही सा लग रहा है। अब देखो ये लगभग लगभग कितना आएगा, ये आएगा अंदाजन, ये लगभग लगभग आएगा 74/7, तो ये अपना लगभग लगभग हो गया 7 1 ये 134, कितना हुआ ये हुआ 100 इंटू √ऑफ क्या कर रहा हूँ ये मैं, 4 1 जा 4, 34, तो 36 के आसपास, तो 8 ठीक है, 7 4 जा ठीक है 28, 832, तो 18 और 27 करीब करीब 189 समथिंग कुछ आएगा, ये 180 समथिंग, ठीक है। उसका रूट 160, 13 का रूट कितना होता है 169, तो ये 189 समथिंग आएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो इंटू 13 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट नहीं कर रहा मैं, समथिंग, तो आंसर कुछ 1300 समथिंग आना चाहिए। 1367, जो करा कैलकुलेटर से करते तो एग्जैक्ट आ जाता, और आप पूरा कर भी सकते हो चाहो तो, मेरा टाइम बचाया। तो कितना आया 1367। सीखने वाली बात क्या, देख रफ्तार कितनी तगड़ी होती है। 1367, रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं पार्टिकल। 1367 मीटर पर सेकेंड इज द आरएमएस स्पीड। क्योंकि आरएमएस स्पीड क्यों निकालते हैं, पहले आप एक बात सोचो, क्योंकि आरएमएस स्पीड क्यों पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ध्यान दिया हो तुमने तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आ गई थी, हाफ m टोटल v² आरएमएस। एक्चुअली आरएमएस स्पीड डायरेक्ट एनर्जी का मापदंड दे देती है, कि आप ये मान लो कि सारे पार्टिकल अगर आरएमएस स्पीड से दौड़ रहे हैं, सारे पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हाफ m टोटल v² आरएमएस। इसलिए आरएमएस के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि वो आरएमएस, सारे पार्टिकल आरएमएस रफ्तार से दौड़ नहीं रहे, पर अगर मान ले दौड़ते हुए, तो वही एनर्जी आएगी जो इस गैस की आ रही है। समझ में आया आरएमएस क्यों निकाल रहे हैं? अरे नहीं आया, नहीं आई बात समझ में आया क्यों आरएमएस के पीछे अपन पड़े रहते हैं? ये भी अपन समझे इस बात को, फील को, कि आरएमएस के पीछे क्यों पड़े। समझो एक गैस है जिसमें v1 से भाग रहा है, कोई v2 से भाग रहा है, कोई v3 से भाग रहा है ना। अगर मैं एक गैस ले लूं जिसमें उतने ही पार्टिकल हैं, पर सब वीआरएमएस में से भाग रहे हैं, सब, तो क्या इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? अरे हाँ सर, सभी गैस की वास्तविक स्थिति तो ये वाली है, ये वाली, पर अगर इस स्थिति को इस आइडियल सिचुएशन से रिप्लेस कर दे कि इफ वी विल अज्यूम दैट ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद वीआरएमएस वेलोसिटी, देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल गैस। अरे हाँ सर, और एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काइनेटिक एनर्जी से ही तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस आएगी, जिससे तो प्रोसेसेस डिफाइन होंगे। और हाँ सर, so why we are streaking and why we are concentrating or why we are talking too much about RMS? Because RMS velocity gives you about the internal energy of the gas, or you can say the kinetic energy of the gas. Because if we assume that all the particles are moving with constant RMS speed, then it gives you the same energy what actually the gas has the energy. और हाँ सर, और ये 1367 ये बताता है कि कोई पार्टिकल ऐसे धीरे धीरे नहीं दौड़ रहे होते हैं, ऐसे नहीं काट 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 काट,
इसलिए तो आपको इतने छोटे छोटे होते हैं और इतनी रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं कि वो आपको पार्टिकल गैस के नजर नहीं आते, पर वो टकराकर अपनी प्रेजेंस, अपनी क्षमता उस दीवार पर प्रेशर लगाकर आपको दिखाते हैं, और ये प्रेशर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। पहले बताओ क्या जो मैं बोला चमका? और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तथा जो मैं बोला चमका? अरे हाँ सर, हाँ सर। बोलो भाई। अब देखो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड आरएमएस, ये तो अपन जानते हैं 1/3 रो वी स्क्वायर आरएमएस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू आरएमएस? बोलो। अगर प्रेशर बढ़ा दोगे, अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो आरएमएस का क्या होगा? बोलो। तो प्रेशर बढ़ा दोगे तो आरएमएस बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो आरएमएस बढ़ जाएगा। मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर कांस्टेंट, समझना, P बाई रो इक्वल टू 1/3 वी आर एम एस है का स्क्वायर, यानी कि वी आर एम एस अंडर रूट 3P बाई रो है, कंफ्यूज मत होना, और वी आर एम एस ही अंडर रूट 3RT बाई एम है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर कांस्टेंट रखो पर प्रेशर बढ़ा दो, तो सोच टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख दो ना तो गैस की वीआरएमएस चेंज नहीं होगी। और सर आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हो तो वीआरएमएस बढ़ना चाहिए। प्रेशर बढ़ा दोगे तो रो घट जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ा दोगे तो रो बढ़ जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। प्रैक्टिकली जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक आपकी, क्योंकि इन दोनों रिलेशंस में देखो, पहला जो रिलेशन है ना, क्यों रूट 3RT बाई एम के पीछे पड़ते हैं, जो पहला रिलेशन है इसमें पी और रो दोनों पैरामीटर चेंज होते हैं। अंडर रूट 3RT बाई एम में सिर्फ टी पैरामीटर चेंज होता है, तो टी तो कंपल्शन चीज है कि अगर टी चेंज नहीं होगा तो आरएमएस चेंज नहीं होगा। सर मतलब पी चेंज होगा तो आरएमएस चेंज नहीं होगा? हाँ, पी चेंज हो और टी भी चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा, पर खाली पी चेंज हो तो गारंटीड चेंज हो जाएगा आरएमएस, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पी चेंज होने पर हो सकता है रो भी चेंज हो जाए और पी बाई रो का रेशो सेम रह जाए। इसलिए आरएमएस चेंज होने के लिए टी का चेंज होना कंपल्शन है। अरे हाँ सर, कैन नॉट कमेंट अंटिल वी नो अबाउट द टेम्परेचर, बिल्कुल सही। तो खाली प्रेशर चेंज से भी अपन कमेंट नहीं कर सकते, हम कमेंट सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब टेम्परेचर के बारे में पता हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर भी बढ़े, रो भी बढ़े, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर ऐसा है तो भैया आरएमएस चेंज नहीं होगा। अच्छा, क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। बात तो आपकी सही है, मौज के साथ चल रही है, आगे भी बढ़ रही है। ठीक ठीक ठीक, समझ आ गई, समझ आ गई। इफ टेम्परेचर इंक्रीज व्हाट हैपेंस? पक्का क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या आरएमएस पक्का बढ़ेगा? यस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? वी आरएमएस का फॉर्मूला है किसी भी गैस के लिए अंडर रूट 3RT बाई एम। अगर गैस फिक्स है तो एम नॉट फिक्स है तो आर फिक्स है, टी बढ़ेगा तो आरएमएस इंक्रीजेज। ये बात प्रेशर के साथ नहीं कह सकते थे, पर ये बात टेम्परेचर के साथ कह सकते हैं, इसलिए आरएमएस का फॉर्मूला अंडर रूट 3RT बाई एम रटाया जाता है। अरे हाँ सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू वीआरएमएस, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू वीआरएमएस रिमेन्स सेम because rho also increases because P equal to rho RT by M naught. So P by rho equal to RT by M naught. There because rho also increases and P by rho equal to constant. क्या ये बात समझ आई है कि P का वेरिएशन देखकर खाली V पे VRMS पे कमेंट नहीं कर सकते, पर T का वेरिएशन देखकर अपने VRMS पे कमेंट कर सकते हैं। इसलिए VRMS के फॉर्मूले को रूट 3RT बाई एम नॉट की तरह ही याद होना चाहिए। VRMS के क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि VRMS
ये मान लिया जाए कि गैस के अगर सभी पार्टिकल आरएमएस रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो उस गैस की एनर्जी वो ही होगी जो हमारी एक्चुअल गैस की एनर्जी है, जिसमें सब पार्टिकल अलग अलग रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और एनर्जी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ओहो, अब सुनो, तो यहाँ तक की कहानी याद है क्या? अब जो लाने वाला हूं ना, थोड़ा डरना मत उसको देख के, कोई बहुत रटने की भी जरूरत नहीं है। वो एक साइंटिस्ट ने कर्व दिया था बाय एक्सपेरिमेंटल एनालाइजिंग एवरीथिंग, है ना? बहुत रिसर्च के बाद वो ग्राफ बनाया गया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसलिए हमें भी दिमाग में थोड़ा बहुत सेट होना चाहिए। यहाँ तक की कहानी समझ आई? अब उन्होंने क्या करा, मान लो कि ये बॉक्स है। अब एक साइंटिस्ट है जिनके ग्राफ के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो थोड़ा टिपिकल है, उसकी इक्वेशन भी टिपिकल है। कहाँ से आई, क्या आई, तुम्हें कोई लेन देना नहीं है, इक्वेशन भी रटनी नहीं है, ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिख के दी है हमने। चलो, ऐसा समझो एक बॉक्स है, उसमें गैस है, ठीक सर। उस गैस का हर पार्टिकल क्या V1, V2, V3, V4, V5, V5, Vn क्या अलग अलग स्पीड है उसकी, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। हाँ सर, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, उसकी बहुत सारी रफ्तार है। हाँ है सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लो इसमें n पार्टिकल्स है, समझना, n की वैल्यू एक मान लो कि 10,000, हालांकि लाखों में होती है, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख की मान लो, 1 लाख, 10 लाख। अब मान लो कि जो स्पीड है पार्टिकल्स की, किसी पार्टिकल की 0 भी होगी, किसी की इनफाइनाइट भी होगी, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट और 0 नहीं होती, बट मान लेते हैं, अपन ये माने कि v वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हम ऐसा माने कि गैस पार्टिकल्स हर प्रकार की रफ्तार में। ये पता थोड़ी थोड़ी कहानी कैसी आएगी, याद कर, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। हाँ सर, 1-1.5 लेक्चर पहले। हाँ हाँ हाँ, लास्ट बात किसकी, हीट ट्रांसफर की, रेडिएशन में। अरे हाँ सर, कुछ कुछ वैसी बात है, मतलब उस तरीके का कॉन्सेप्ट, समझे? तो v वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ऐसा समझो कि मान लो, ऐसा समझो कि मान लो ऐसे पार्टिकल जो जिनकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 10.01 मीटर पर सेकंड के बीच में है। 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 10.01 मीटर पर सेकंड के बीच में है, इसको मान लिया dv। क्या बहुत छोटा सा गैप है स्पीड का। इस dv में जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बोला गया dn, मान लो वो हैं 100। बोलो क्लियर? ऐसे पार्टिकल जिनकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 10.01 के बीच में है, ऐसे पार्टिकल मिले 100, उन्हें बोला dn। dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स whose speed lies between v2v plus dv। कंफ्यूज मत होना, v2 ये v, ये v प्लस dv, ठीक। dn क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड v से लेकर v प्लस dv में है, समझे? एग्जाम्पल लेके बताया, मान लीजिए 10 से लेकर 10.01 मीटर पर सेकंड के बीच में 100 पार्टिकल प्रेजेंट है 10 लाख में, तो ये 100 कहलाया dn, और v प्लस dv में v टू v प्लस dv में dv एक चीज जो गैप है, यानी कि dv की वैल्यू क्या हो गई 0.01। तो इन्होंने एक चीज डिफाइन करी जिसे बोला dn बाई dv, ठीक। dn बाई dv का मतलब समझो, dn बाई dv का मतलब समझो, dn बाई dv इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब dn बाई dv का मतलब समझे, समझे dn बाई dv का मतलब? सो dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द गैप ऑफ dv। अच्छा, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। अब उन्होंने क्या करा, किसी भी गैस के लिए एक ग्राफ बनाया जिसमें मैक्सवेल्स ग्राफ उसे आप बोल सकते हो। उन्होंने ग्राफ बनाया dn बाई dv टर्म को उन्होंने लिया y एक्सिस पे और x एक्सिस पे लिया v,
एक्स एक्सिस पे क्या लिया, v। ओके सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, समझना अच्छे से। उन्होंने ग्राफ बनाया किसी भी गैस के लिए, पहले तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब मेरे पीछे छुप गया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समझ में आ गई क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, समझ आया क्या? हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। देख ये ग्राफ है, dn बाई dv का ग्राफ बनाया v के साथ किसी भी गैस के लिए। अब ये समझो, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड इन रेंज फ्रॉम v टू v प्लस dv। फिर से एग्जांपल ले लूं, वंस वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख। dn मान लो है 100, v मान लो 10, इसे मान लो 10.01, तो dv हो गया 0.01, dn हो गया 100, जो मैंने एग्जांपल लिया। v स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, dn बाई dv नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड। हाँ, और v इसके साथ किसी भी एक गैस का इन्होंने ग्राफ बनाया, जैसे कंटेनर में गैस है, इस गैस में क्या बहुत सारे पार्टिकल हैं? सोच 10 लाख लिए हैं मैंने, अगर एक मोल भी गैस हुई ना तो कितने पार्टिकल होंगे, सोच के देख। अगर एक मोल गैस ले लूं कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23, और लाखों करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। हाँ, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। उन पार्टिकल्स को ऐसे कोई एक एक उससे पकड़ के बात नहीं कर सकते, उनसे उनको एनालिसिस ऐसे ही करा जाता है। तो dn बाई dv का ग्राफ बनाया v के साथ। अच्छा, वो ग्राफ किसी भी गैस के लिए इस प्रकार का आया, मतलब देखो ये क्या बता रहा है कि जीरो रफ्तार का कोई जीरो रफ्तार का dn बाई dv जीरो है, मतलब जीरो रफ्तार पे dn बाई dv जीरो, मतलब कोई पार्टिकल है ही नहीं। पर थोड़ी रफ्तार के कुछ है, फिर थोड़ी रफ्तार के कुछ है, फिर थोड़ी रफ्तार के कुछ है, ऐसे अनंत में भी ये जीरो को जाके मिल जाएगा, ऐसा समझो। अरे हाँ, और किसी भी टेम्परेचर T पर, क्योंकि आप टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो पार्टिकल्स की रफ्तार चेंज होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी चेंज होगी, तो किसी भी एक टेम्परेचर पर ये होगा। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है। अब ये ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन कहाँ से आती है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसे समझो। ये इक्वेशन है, रटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। dn बाई dv और v में ये रिलेशन होता है वास्तविकता में, 4 पाई n v स्क्वायर, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, छोटा m इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। कि आपने सुना होगा कभी कभी जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सुना है क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केमिस्ट्री में सुना होगा कि क्या होता है, r बाई एन ए, r बाई एन ए। ऐसा क्यों करते हैं अभी बताऊंगा, तो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इतना रट लो। एक नए टाइप का कांस्टेंट है, r अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Na अपना एवोगैड्रो नंबर है, ये अपना k होता है। इसकी क्या महत्ता है ये आपको बाद में थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में फील कराऊंगा, जब इंटरनल एनर्जी पे बात करूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है, खैर। अब इस इक्वेशन से तुम्हें क्या लेन देना, मतलब ज्यादा ये कौन सा तुम्हें फॉर्मूला याद रहने वाला है, और न उसे रटने की बहुत आवश्यकता है, पर ऐसा खतरनाक सा फॉर्मूला होता है जिसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब आप बहुत लॉजिकली सोचो तो कि अगर मैं v से लेकर v प्लस dv लूं और इस एरिया को देखूं, तो ये एरिया क्या है, dn बाई dv इंटू dv, इस जगह की वैल्यू dn बाई dv इंटू dv, dv ने dv को मार दिया, सो दिस एरिया गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो शेडेड एरिया है, दिस एरिया गिव्स यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स whose speed lies between v to v plus dv। तो अगर मैं पूरा एरिया ले लूं, एरिया ऑफ द कर्व, सोच के देखो, एरिया ऑफ द कर्व क्या होता है, इंटीग्रल y dx, y क्या है dn बाई dv, और v dn बाई dv, और dx में x क्या है v, तो dv, v ने v को मार दिया, तो इंटीग्रेशन dn क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ग्राफ का अगर पूरा एरिया निकालने, क्या निकालने,
एरिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा। ये कहानी डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे आपको कोई फॉर्मूले को रटना नहीं है, थोड़ा ग्राफ को फील करना चाहिए, तो कहीं दिखे तो डरना नहीं है। dn बाई dv, dn क्या है, फील से समझो कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 10.01 मीटर पर सेकंड में की रफ्तार के बीच में जितने पार्टिकल हैं वो dn है, और dn बाई dv का ग्राफ बनाया v के साथ, तो dn बाई dv इंटू dv एरिया क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस ग्राफ को रीड कर कर हमने कुछ और चीजों पर भी ध्यान दिया, दो टाइप की स्पीड पर हमने और ध्यान दिया, जो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, उन फॉर्मूलों पर बेस्ड ही तुम्हारे पास सवाल आते हैं। ओके सर, पहले बताओ क्या यहां तक बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई है? हाँ सर, आई तो है, अच्छी भी लग रही है, सुंदर भी लग रही है, जोरदार भी लग रही है। ये समझ में आई कहानी? अरे पक्का? अब देख, एरिया अंडर द शेडेड रीजन, ओ हो, क्या देता है? एरिया अंडर द शेडेड रीजन देता है dn, और एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ आई, ठीक है। और इस ग्राफ को समझें, ये जो सबसे ऊंची वाली पीक है ना, इसका क्या मतलब है, सोच के देख। मान ले कि मैं ना इसको समझने का प्रयास, मान लो कि ये सबसे ऊंची जो पीक है और एक यहां वाली, समझ, मान लो मैं दोनों गैप 0.01, इस जगह भी 0.01, इस जगह भी 0.01 लूं, गैप मैंने सेम लिया, पर सोच ये रफ्तार थी 2 से लेकर 2.01 और ये रफ्तार थी 10 से लेकर 10.01, ऐसा समझ। हाँ, अब तू इससे क्या समझा है बता, किसका एरिया ज्यादा है? अगर मैं इस पूरे ग्राफ को 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 या और छोटे छोटे में 0.00001 ऐसे हिस्सों में तोड़ दूं, तो खुद सोच इस गैस में कौन सी रफ्तार के पार्टिकल ज्यादा होंगे, 2 मीटर पर सेकंड वाले कि 10 वाले? मैं तेरे को इस ग्राफ से पूछूं कि अगर मैंने ये बना दिया, बताओ इस गैस में कौन सी स्पीड के पार्टिकल ज्यादा होंगे, 2 की 10? तो खुद बोलेगा 10। अरे 10 में dn की वैल्यू ज्यादा हो गई ना। अरे हाँ सर, मतलब ये पीक वैल्यू क्या बताती है? ये जो पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग vmp लिखा हुआ है ना, ये जो पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग स्पीड आई, वो क्या है? वो स्पीड है कि अगर इस पूरी गैस में से मैं एक पार्टिकल निकालूं, तो उस पार्टिकल की कौन सी रफ्तार होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? इस वाली के। क्यों? क्योंकि यही नंबर में सबसे ज्यादा है। सो इफ यू पिक अ रैंडम पार्टिकल फ्रॉम अ गैस, कौन सी स्पीड होने की उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? ओ हो, इसकी, इसे बोलते हैं वी मोस्ट प्रोबेबल। इसका मतलब समझो आप कि अगर मैं गैस में से एक पार्टिकल चूज करूं, हाँ सर, तो उसकी कौन सी स्पीड होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, वो रफ्तार मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि वो उस ग्राफ के पीक पर है।
तो उस स्पीड के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होंगे। तो अगर किसी भी एक पार्टिकल को पिक करोगे तो क्या उस रफ्तार के पार्टिकल के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, इसलिए उसे नाम दिया गया दी मोस्ट प्रोबेबल। अब वैसे तो इसका मतलब और फॉर्मूला ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इसका मतलब और फॉर्मूला ये दोनों आपको याद होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ सर, समझ तो आई है, अच्छा भी लग रहा है। और हाँ सर, हाँ तो वी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब समझ में आया। कौन सी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है? आरएमएस अलग चीज है, मोस्ट प्रोबेबल अलग चीज है। अच्छा सर, तो कौन सी रफ्तार की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या ये बात समझ में आई है? अरे आई है कि नहीं आई? जो मैंने लिखा वो ही। हाँ, अब इसका फॉर्मूला रट लो। आता है ये जो पीछे खतरनाक फॉर्मूला लिखाया था ना, दिखाया था, उससे आता है, पर याद होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2RT बाई एम नॉट, याद होना चाहिए। पूछ लिया जाता है इस गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो अंडर रूट 2, पर उसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। अंडर रूट 2RT बाई एम नॉट, बाकी सब सारी कहानी सेम है। T नॉट, T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन, एम नॉट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इन केजी पर मोल, R 8.3 वैल्यू, 2 आप सब लोग जानते हैं। खुद देखो, मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होगी किसी भी टेम्परेचर पर कि RMS? RMS is greater than V most probable। उसमें 3 आता है, इसमें 2 आता है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, तो दो तरह रफ्तार पढ़ लिया अपन ने। आरएमएस क्यों पढ़ते हैं उसका मतलब समझ में आया। मोस्ट प्रोबेबल क्यों पढ़ते हैं इसका भी मतलब समझ में आया। एक और कौन सी? सिंपल मीन। सिंपल मीन, मीन रफ्तार क्या होती है? मीन स्पीड क्या होगी भाई? मीन स्पीड, पहले तो क्या है आरएमएस समझ में आई, अगली स्लाइड में आ जाएगी मीन स्पीड अपने आप। तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। यस सर, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब समझ में आया सर मेरे को। आरएमएस क्यों पढ़ते थे ये भी समझ में आया सर, उसका फॉर्मूला तो पता ही था, वी आरएमएस अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपॉन n। ओके, मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब है समझ गए। जिस स्पीड के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा संख्या में होंगे गैस में, वो मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अंडर रूट वी आरएमएस कितना आया, सॉरी वी मोस्ट प्रोबेबल कितना आया, अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम नॉट। और हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो आगे बढ़ जाओ, देखो हो गया, सब हो गया, समझ गए हम, आ जाओ। हाँ, अब देखो, ये देखो, मोस्ट प्रोबेबल अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ पार्टिकल। मीन स्पीड, मीन स्पीड का क्या मतलब? मीन स्पीड बोल रहा हूं, तो मीन स्पीड कैसे लिखेंगे? खोपचे में पहले ही बताया था मीन स्पीड कैसे निकलते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल, स्पीड कैसे निकले? पहले की स्पीड लिखो, दूसरे की लिखो, तीसरे की लिखो, ओ हो बाई एन, ये मीन स्पीड है। आरएमएस अलग चीज है, मीन स्पीड अलग चीज है। तो इसका भी फॉर्मूला तो अपने को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो ये आ गया, अंडर रूट 8RT बाई पाई एम नॉट। याद होना चाहिए किसका है फॉर्मूला ये? मीन स्पीड का, अंडर रूट 8RT बाई पाई एम। अच्छा ध्यान देख, 8 बाई पाई, पाई 3.14, 3.14 के डबल से 8 ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है पर 3 से कम है। और हाँ, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल से तो ज्यादा है पर आरएमएस से कम है। और हाँ सर, यानी कि ये फॉर्मूला भी अपने को याद होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो देख, सबसे ज्यादा रफ्तार कौन होगी? ये 3 से कम है देख, तो वी आरएमएस सबसे ज्यादा, उसके बाद वी मीन, और सबसे कम वी मोस्ट प्रोबेबल। और फॉर्मूले अपने को तीनों के याद होने चाहिए। आरएमएस रूट 3RT बाई एम, वी मीन अंडर रूट 8RT बाई पाई एम नॉट। और हाँ, 8 बाई पाई 3.14, ध्यान से देख, 2 से ज्यादा आएगा पर 3 से कम आएगा, मतलब आरएमएस से तो ये कम होगा पर मोस्ट प्रोबेबल से ये ज्यादा होगा। फॉर्मूलों के सहित मीन
स्पीड का क्या मतलब है वो समझ गए, आरएमएस का क्या मतलब है वो समझ गए, मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब है गैस में वो अपन समझ गए। ये कहानी बैकएंड से आई थी, मैक्सवेल कर्व से, जो अपन ने पीछे देखा था, इसका रिलेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए मास्टर ने लिखा था। ओ हो। जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, ठीक सर, समझ आ गया सर, ठीक लग रही है सर, अच्छी लग रही है सर। आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। चलो भाई, तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर एट टेंपरेचर T is 8 देन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। बताओ, एवरेज स्पीड निकाली, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी गैस में? एवरेज स्पीड है जो मैंने निकाली थी, मीन स्पीड, हाँ, √8 RT by pi m नॉट। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्यों? कोई इधर भाग रहा है, 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 नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। और हाँ, स्पीड अलग कहानी है, हाँ, वेलोसिटी अलग कहानी। स्पीड डिस्टेंस से चलती है, वेलोसिटी, अगर अपन किसी भी एक गैस पार्टिकल को देखें तो आप ऐसा समझ सकते हो, किसी भी पार्टिकल तो टक 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 पता नहीं क्या क्या करके आएगा, तो वहीं है तो डब्बे के अंदर ही। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। देयरफॉर अगर कोई फटाफट से ऐसे सवाल आता है, राइट डाउन द मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस एट टी टेम्परेचर, पहला ऑप्शन √8 RT by pi m नॉट, खड़ा के टिक लगा दी। अरे भाई 0 है, मीन वेलोसिटी पूछिए, मीन स्पीड पूछे तब √8 RT by pi m नॉट लिखोगे, मीन वेलोसिटी पूछ रहे तो 0 आएगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये छोटा सा सवाल आ सकता है, गलती करने की जरूरत नहीं है, समझना तो पड़ेगा। हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही लग रहा है, बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर? यस सर, तो आंसर आ गया 0। ओके, जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चलो भाई, और देखो, अगर इन तीनों को एक साथ बनाए तो अपने को समझ में आता है। सबसे पहला कौन? वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मीन, वी आर एम एस। और हाँ सर, देख वी आर एम एस इस एक्स एक्सिस पे सबसे आगे की तरफ है, यानी कि वी आर एम एस सबसे ज्यादा, फिर वी मीन, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल। ये जैसे ये जो बना हुआ है, ये आपको याद होना, ये पेज याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, तीनों स्पीड पे आते हैं, टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, स्पीड मीन क्या होती है, आरएमएस क्या होता है, आरएमएस क्यों निकालते हैं, कौन ज्यादा है, ये सवाल ही पूछ लेते हैं एग्जाम में तो यार, तो उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप एग्जाम में ये सवाल आ चुके हैं कि बताओ आरएमएस, ये पूछे कौन कम ज्यादा, कौन कम ज्यादा, अरे जिसको फॉर्मूले याद है उसको अपने आप हो जाएगा। अरे यस और नो? हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी जोरदार है। अरे पक्का? अरे क्लैरिटी है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लैरिटी है। चलो भाई, डाल लिया ये, आगे बढ़ जाऊं? ओके। 1 mole of helium gas and argon are contained in two different vessels of same volume at 300 Kelvin temperature. Choose the correct sign out of this and this. प्रैक्टिस करा रहा हूं, ढंग से करना। बोलो क्लियर है? चलो बताओ, हीलियम आर्गन दोनों मोनोएटॉमिक, दोनों 300 केल्विन पे, दोनों 1 मोल है, सेम वॉल्यूम एट टेम्परेचर 300 केल्विन। इनके बारे में, इनकी प्लस ये ज्यादा है कम है कि ज्यादा है, ये आपको बताना है। तुम भरोगे सबसे पहला, बताओ मास ऑफ हीलियम और मास ऑफ आर्गन किसका ज्यादा होगा? छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, गलत मत करना। बोलो, मास ऑफ हीलियम 1 मोल है। किसका, कौन सी गैस का मास ज्यादा होगा, या बराबर होगा, या कम होगा? तुम्हें भरना है, बोलो फटाफट भर दो, तुरंत तुरंत भरना है, ऐसे 4 5 6 चीजें आएंगी, फटाफट फटाफट भर दो। अरे फटाफट फटाफट भर दो, बोलो। मास होता है सर
एक मोल में एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, किसका मास ज्यादा होगा, हीलियम का कि आर्गन का? सर आर्गन का। अरे हाँ, ये तो पता है ना। तो किसका टोटल मास ज्यादा होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है पर सर मास तो आर्गन का ज्यादा होगा। दूसरा देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर्गन और हीलियम, बोलो बोलो। सर बराबर। क्यों? अरे एक एक मोल है तो एक एक मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बराबर होता है, मास थोड़ी बराबर होता है। अरे हाँ सर, छोटी छोटी बातें, आ जाओ। वी आर एम एस किसका ज्यादा होगा, हीलियम का कि इसका? बोलो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? सर √3RT एम नॉट होता है। टी सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वीआरएमएस कम, उसकी स्पीड वीआरएमएस कम। किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा? आर्गन का। अरे हाँ, तो उसकी वीआरएमएस कम, तो हीलियम की आरएमएस होगी ज्यादा। सही 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 सर। और देख, मीन स्पीड बोलो, मीन स्पीड बोलो, मीन स्पीड बोलो। अरे फिर से वही बात, √8RT/πm0, तो कहानी तो वही चलेगी। अभी भी क्या मीन स्पीड हीलियम की ही ज्यादा होगी? अरे हाँ, बोलो वी ऑफ हीलियम मीन, ये क्या है, मीन पोजीशन नहीं, मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी, किसकी मोस्ट प्रोबेबल? फिर से वही उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2RT/m0। अरे हाँ, √2RT/m0। फिर से कहानी वही, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, टू दोनों में सेम है, m0 जिसका होगा ज्यादा उसका v होगा कम, तो फिर से यही। अरे हाँ, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तुम बताओगे? बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तुम बताओगे? बोलो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हीलियम की कि आर्गन की? अरे बोलो, अरे बोलो, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो, अरे बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर अपने पीछे दिखा था सर, C/2 nRT आया था सर। अरे हाँ, N सेम, R सेम, T सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। अरे हाँ सर, भले हीलियम की तीनों स्पीड ज्यादा है पर आर्गन का मास ज्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। भले दोनों गैस अलग अलग हैं पर अगर सेम टेम्परेचर है और सेम मोल है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। बाद में आपको पता पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी ही तो इंटरनल एनर्जी है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, बेसिक सी बात, और सवाल आना चाहिए छोटे छोटे, एक ध्यान से देखो तो 3 3 6 सवाल छोटे छोटे, बहुत बेसिक। बाकी फॉर्मूला बेस्ड तो बहुत सवाल आएंगे कि बताओ ये इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सब करना बीपी वर्कशीट। ठीक, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आ रहा है सर। चलो भाई, फॉर्मूले समझ गए अपन सारे। ओ हो, अब ये √2RT/m, √3RT/m, √8RT/πm0, √8RT/πm0 is what mean speed, okay sir, √2RT/m0 is what most probable speed, √3RT/m0 क्या ऐसे सवाल जो VRMS के क्या आप कर लोगे? अरे पक्के से गड़बड़ तो नहीं करोगे? सिंपल बात याद रखिए, m0 रखना है केजी पर मोल में, गड़बड़ नहीं करनी है, T रखना है केल्विन में, R रखना है 1.3 में, स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। सही से करोगे कुछ गलत नहीं होगा। रेशियो पूछ ले, कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे आया, क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या आपको बात समझ आई है? हाँ सर, तो केटी जी हमें गैस को समझने में थोड़ी और ज्यादा फील कराती है, क्लियर?
अब बेसिकली अपन गैस के सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करें, ये आपने सुना हुआ है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, मैं फटाफट बता देता हूं। अभी थर्मोडायनेमिक्स जब चालू होगी तो धीरे धीरे अपन इस पे बात और करेंगे। बॉयल्स लॉ का मतलब आप समझो कि आपने एक गैस ली, पर आपने ऐसे सिस्टम रखा कि आपने टेम्परेचर, एक गैस ली, उसमें भले अपन पिस्टन से ऊपर नीचे कर रहे हो, और उसकी दीवारें ऐसी हैं कि टेम्परेचर बाहर का और अंदर का, यानी कि गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्रेशर भले चेंज हो जाए पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और गैस एक कंटेनर में भरी हुई है तो एन भी चेंज नहीं होता, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और हाँ, जब ऐसा होता है कि गैस के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा करो पर गैस अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है और एन एक कंटेनर में भरी हुई है तो एन भी कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको बाद में आप आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से भी जानोगे। अच्छा, अब समझो, जब गैस यहां पर थी तो इसका प्रेशर कुछ P1 V1 था। अब गैस पे हमने कुछ करा, सोचो, हमने गैस पे कुछ करा, पीछे देखो, अच्छा, गैस पे हमने कुछ करा, ये देख, पहले ये करा P1 V1, फिर जब ये दब गए था तो इसकी सिचुएशन, जब ऐसे दबी हुई थी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन दबी हुई सिचुएशन में P2 V2 था, पर क्या N और R और T कांस्टेंट था? तो क्या P1 V1 बराबर P2 V2, क्या ये चीज कांस्टेंट रहेगी? अरे हाँ सर, मतलब क्या बोल सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही कहलाता है बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ कब होता है? व्हेन N and T are constant for a gas, then P is directly proportional to 1/V, और you can say P1 V1 बराबर P2 V2। बाद में इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानेंगे, इसकी बहुत सारी चीजें निकालेंगे। अभी नामकरण कर देता हूं फटाफट ताकि आपको कुछ बेसिक रिलेशन समझ में आए, कुछ बेसिक रिलेशन आपको समझ में आए, उनका नामकरण फटाफट कर देता हूं ताकि आपको आगे बेसिक चीजों में कोई तकलीफ ना आए। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। P1 V1 P2 V2, P1 V1 P2 V2, बोलो क्लियर? हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, बोलो क्लियर। उतार लो इसको फटाफट, उतार लो। गड़बड़ नहीं करनी, उतार लो फटाफट। अरे सोच लो भाई, अरे हो गया क्या भाई? बहुत बेसिक चीजें हैं, अब तो दिमाग में सेट करनी, किताबों में से लिखा होता है इसलिए नाम दे रहा हूँ, बाकी क्या है। अच्छा, वैसे ही अपने आप लॉजिकली समझ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा होगा ही, हम तो पता नहीं थे, मैथ्स की बातें कर चुके हैं, हम ऐसी चीजें कर चुके हैं। अरे हाँ सर, इतनी फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, साइंटिस्टों का नाम का सम्मान अपने को करना चाहिए, इसलिए गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लो, पढ़े होंगे वैसे तुमने, तो P is directly proportional to 1/V की डिटेल स्टडी और हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकता है तुम्हें बताई गई हो, अपने फिजिक्स में इतना ही सुपरफिशियली पढ़ना है। चार्ल्स लॉ, एक और साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा करें कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। एन तो कांस्टेंट है ही, क्या कांस्टेंट रहे? प्रेशर। मतलब हम वॉल्यूम बढ़ा दें, टेम्परेचर आग वाग लगा के चेंज कर दें, पर ऐसा समझो कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम रहे, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो आपको खुद को समझ में आएगा कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्या P/NR इक्वल टू T/V, ये कांस्टेंट, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म क्या कांस्टेंट हो गई? अरे हाँ, तो क्या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? अरे हाँ, अब मान लीजिए कि इस सिचुएशन में टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम थी V2 V1, जब यहाँ गैस चली गई तो मान लो हो गया T2 और V2, तो क्या T1 V1 बाई T2 V2? इस प्रोसेस को बाद में हम जानेंगे आइसोबारिक प्रोसेस से, इसे चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, इसको अपन जानेंगे आइसोबारिक प्रोसेस से। किससे जानेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। अरे हाँ सर, सिंपल, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फटाफट उतार लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक सर,
V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई D2 या फिर T1 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई V2, जो आपको अच्छा लगे। बहुत बेसिक बात है पर इनको उतार लो, नोट्स में लिखे होने चाहिए, लिखे होने चाहिए कि अच्छा प्रेशर कांस्टेंट रखे तो कहलाता है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। उसको एक नाम और देते थे आइसोथर्मल प्रोसेस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसको क्या देते हैं? आइसोबारिक। इस पर डिटेल में चर्चा होगी अभी थर्मोडायनेमिक्स में। ओके सर, बात समझ आई सर? कोई बुरी वाली बात नहीं है सर, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा डिटेल में आती है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, सही चल रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आया सर। अब क्या करें? चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ क्या है? ध्यान से समझो। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, इसको कांस्टेंट रख दो, वॉल्यूम को। ओके सर, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दोगे तो देख, वॉल्यूम को अपन ने फिक्स कर दिया भाई। ये ऐसे रेती डाल के क्या दिखा रहा है वो? ये दिखा रहा है कि अपन रेती डाल के अपन ने ना प्रेशर बढ़ा रहे घटा रहे हैं। इस पिस्टन के ऊपर अगर रेती डालोगे तो क्या वेट बढ़ जाएगा? अरे हाँ। तो क्या प्रेशर चेंज होगा? हाँ। पर हम पिस्टन को हिला डुला नहीं रहे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोलो समझ में आ रहा है? वो ऐसे मिट्टी डाल के क्या दिखा रहा था आपको समझना उस प्रयास को। मिट्टी डालकर उस पिस्टन पर बेसिकली वेट बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से नीचे क्या बढ़ रहा था? प्रेशर। वेट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और वो जो वैक्यूम पाइप दिख रहा है ना, वैक्यूम से उसको खींचता हुआ दिखा रहे हैं, तो बढ़ा और घटा सकते हैं प्रेशर को। अरे हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर अपन पिस्टन को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट रही? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रही तो सोचो P बाई टी इक्वल टू NR बाई वी, विच इज बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसे गे लुसेक्स लॉ बोला गया। इसे बाद में आप पढ़ोगे आइसोकोरिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक। नाम अभी से रटना चालू कर दो। P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लिखोगे P1 बाई T1 दो प्रोसेस के लिए, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। यानी कि अगर इस गैस को ऐसे बदला जाए, ऐसे मिट्टी डाल के, तो पहले अगर प्रेशर P1 और T1 था और बाद में P2 और T2 था, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम थी, तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। अरे हाँ सर, क्या मेरी बात समझ आई है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आई है, अच्छा भी लग रहा है, और बात एकदम क्लियर है। अरे सोच लो, तो P इज हाईली प्रोपोर्शनल टू T, तो अपने को समझ में आ ही रहा है। जो मैंने बोला आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हो हाँ सर, तो भैया 3 लॉ पढ़ लिए। अब आज मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, टाइम भी हो गया है। आगे जो चीजें आएंगी उसको डिटेल में बिल्कुल ढंग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? तो अपन ने गे लुसेक्स लॉ पढ़ लिया, फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। गे लुसेक्स लॉ का कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। उसके पहले अपना कौन सा आया था? चार्ल्स लॉ। उस चार्ल्स लॉ में अगर अपन ध्यान से देखें तो अपना क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। उसे बोलते हैं आइसोबारिक। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो भाई V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, P1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। खूब सवाल करेंगे, इन पे परेशान मत हो। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था भाई? बॉयल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें क्या कांस्टेंट था सर? टेम्परेचर कांस्टेंट था, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2। उसके पहले अपन ने तीनों फॉर्मूले पढ़े थे, ये वाला सवाल करा था। तीनों फॉर्मूले रिवाइज करो, V RMS, VT, सॉरी V मोस्ट प्रोबेबल और V मीन, और V एवरेज वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। V मोस्ट प्रोबेबल थी √2 RT बाई एम नॉट, V RMS थी √3 RT बाई एम नॉट, उसको एनर्जी की वजह से पढ़ते हैं। V मीन थी √8 RT बाई एम नॉट, जो 8 RT बाई पाई एम नॉट सबसे ज्यादा आरएमएस थी, फिर मीन थी, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल थी। हाँ सर, अपन ने ग्राफ पढ़ा था, बहुत सारे ग्राफ का एक रिलेशन भी आया था, उसका मतलब भी हम समझे थे। उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये रिलेशन लिख लो, पर इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बताओ, जो मैं बोला चमका? अरे हाँ सर, तो आज के लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा, यहाँ से अपन चालू हुए थे। देखो कहाँ से, यहाँ ये यहाँ से P बराबर 1/3 रो V स्क्वायर RMS।
क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो भाई चलो, सर समझ तो आया, अच्छा लगा। बोलो आज का लेक्चर क्लियर है? जल्दी 5 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं, पर अपन यहाँ तक बेसिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर की करेक्टिविटी पूरी अच्छे से। बोलो क्लियर? चलो भाई, तो जोश और जुनून बनाए रखते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते रहते हैं, लड़ते रहेंगे पर पढ़ते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू, sayonara, टेक केयर। কিচ্ছু জায়গা চলবে নি, রাত জায়গা চলবে নি। আমার কথাটা তুই শুন, তোর আমার কথাটা শুনতে হবে। তুই বড় না আমি বড় সেটাকে দেখবি। হ্যাঁ, তুই আমার মা না আমি তোর মা। হ্যাঁ, তুই আমার বাপ না আমি তোর মা। এবার বল। ওই ফ্লাস্কটা ধুয়ে যদি কফি খেতে বারণ করবে, চা খাবে। কফি খেলে দুধ দিয়ে খাও, চা খেলে চা খাও, চিনি কম অত দেবে। বড় ফ্ল্যাক্সটা নিয়ে কি করবো আমি? পুরোটাই কি চা ভর্তি করে রাখবে? এটা কি হয় নেশা? ঘুম বেরোবে না। ঘুম করবে না। হ্যাঁ বোধ হয় না, কফি খেয়ে ঘুম খাওয়ানো পরে সেই যখন তখন খালে সকালবেলা, সকালবেলা এই রাত্রেবেলা আবার খায় না। আগে যে ঘুম পাচ্ছিল না, না, এই ঘুম পাইনি তো। যে সরবটা কি বললাম, ইবরাহিম অ্যাবসেন্ট নাকি বলেছিল? আবার